अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Let's start the class for the day, and this is the second class on the this is what Domestic Violence Act. ये सेकंड क्लास है एंड आज हम लोग पढ़ते हैं आगे को। कल की क्लास में मैंने यस्टरडे आई हैव डिफाइंड दिस डोमेस्टिक वायलेंस समझा दिया था, उसके साथ में मैंने सेक्शन 3 भी समझा दिया था। आज की क्लास उससे आगे की है, तो जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहीं से समझ में आ जाएगा। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन क्लासेस का जो मैं क्लासेस लेता हूँ मेनली उन क्लासेस का एक ही मकसद है, वो है जुडिशरी के एग्जाम को क्वालिफाई करवाना। और जुडिशरी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मतलब है कहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे और कितनी अंडरस्टैंडिंग मेंस के लिए जरूरी है। तो मेंस की अंडरस्टैंडिंग करवाना, प्रीलिम्स से क्वेश्चन समझा करके बताना कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उतना हो जाए जिससे हमारा जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। तो अप्रोच वही है, यहाँ पर आपको अप्रोच वो नहीं मिलेगी जो हमारे कॉलेज की अप्रोच होती है कि भाई किसी चीज को एलएलबी क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो उस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड विद दीज वर्ड्स प्लीज गो टू सेक्शन 2H एंड सी दी बोर्ड डाउन what is defined here. Section 2H defines dowry, and यही से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, which section defines dowry for the purpose of domestic violence act। ये है आपका सेक्शन 2H। पढ़ लेते हैं इसको क्या है। dowry shall have the same meaning as assigned to it under section 2 of the dowry prohibition act। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, बस डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो मीनिंग दिया गया है डॉरी का, जो बहुत ब्रॉड मीनिंग दिया गया है डॉरी का, वही मीनिंग यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रटना है सेक्शन 2H डॉरी कहाँ डिफाइंड है। हालांकि मैंने कवर करा दिया आपको, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट भी पढ़ा चुका हूँ, आपको मीनिंग मैंने समझाया हुआ है डॉरी का। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट आपको सिर्फ यही समझना है, डॉरी का मीनिंग वही होगा जो डॉरी प्रोविजन एक्ट में है, यानी कि कोई भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ब्ला 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 ब्ला, जो आपको सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है सेक्शन 2H यहाँ के लिए, और ज्यादा नहीं समझना है आपने। अब इसके आगे आ जाइए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का के मीनिंग से क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स से बनता है सेक्शन 2I। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये बनेगा आपका कि किस सेक्शन में मजिस्ट्रेट का मीनिंग समझाया गया है। ये है आपका सेक्शन 2I। पढ़ लेते हैं जरा क्या है ये, देखिए इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। मजिस्ट्रेट मीन्स व्हाट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, or as the case may be the metropolitan magistrate having jurisdiction under CRPC। तो here see there may be the judicial magistrate of second class, there may be judicial magistrate of first class। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि what do you mean by the magistrate। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजिस्ट्रेट, एंड दैट इज व्हाट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको हम कहेंगे मजिस्ट्रेट। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने। मजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2I में है। कौन से मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम, क्या ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, नहीं। क्या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, नहीं। क्या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, यस। क्या ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है, यस। इतना याद रखना है आप लोगों ने। इसके जुरिसडिक्शन की बात आ जाइए, देख लीजिए रहा यहाँ पर इन दी एरिया, ये तो आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने, JMIC और MM। अब इससे आगे की बात देखिए, इसको और सही से देख लीजिए एक बार जरा। इन दी एरिया, कौन सी एरिया, वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिजाइड्स और द रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और द डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिज्ड टू हैव टेकन प्लेस। इसको बहुत समझ लीजिए। एग्रीड पर्सन के केस में ईदर टेम्परेली और अदरवाइज। तो पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया उसका रैंक हुआ था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट का मतलब है कि किसी खास स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन वाले का मजिस्ट्रेट। और वो कौन कौन सा हो सकता है, नंबर फर्स्ट कैटेगरी है, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। इन द एरिया यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, कौन सा,
वेयर द एग्रीव्ड पर्सन रिजाइड्स, जहां पर व्यथित व्यक्ति, एग्रीड पर्सन को बोलते हैं व्यथित व्यक्ति, यहाँ पर जो फीमेल होगी, जो एग्रीड पर्सन रिजाइड्स, जहां पर वो महिला रहती है, लेकिन क्या वो परमानेंटली रहती हो या टेम्पररी रहती हो, अगर वो अस्थायी रूप से भी रहती है तो वहां का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है, उसको जुरिसडिक्शन प्राप्त हो जाएगा। कंसर्न मजिस्ट्रेट वही कहलाएगा जहां पर एग्रीव्ड पर्सन रहती हो। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2I मजिस्ट्रेट ऑफ विच एरिया वेयर द एग्रीव्ड पर्सन अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। resides temporarily और अदरवाइज और बोथ। तो यहाँ पर रेजिडेंस के केस में नेवर फॉरगेट दोनों ही हैं, जहां पर वो अस्थायी रूप से भी रहती हो वहां का मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होगा, या वहां पर परमानेंटली रहती हो तब भी वो होगा। पर यू गॉट इट। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, सेकंड मजिस्ट्रेट कौन सा आ जाएगा, वेयर द रिस्पोंडेंट रिजाइड्स, जहां पर रिस्पोंडेंट रिजाइड करता हो। यहाँ पर भी टेम्परली और परमानेंटली बात उन्होंने डाली ही नहीं है कुछ भी इसमें, तो जहां पर भी रेस्पोंडेंट रहता है वहां का मजिस्ट्रेट। या फिर तीसरा है, तीसरा कौन सा हो गया, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई हो, एलिगेशन हो कि यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस इज एलिज्ड टू हैव टेकन प्लेस। अब इसको आप एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। दोनों रहते हैं, दोनों वाई दोनों रहते हैं बॉम्बे में, बॉम्बे, अब तो मुंबई हो गया है, चलिए मुंबई लिख देता हूं मैं, मुंबई। एक्स वाई हस्बैंड एंड वाइफ है, बल्कि एक्स एंड वाई को हम तो लिखते हैं एच एंड वाइफ, एच एंड डब्ल्यू, हस्बैंड वाइफ से सीधा। नाउ दे बोथ लिव इन मुंबई, दे विजिट गोवा, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस इज कॉज टू दी वाइफ, यहां पर गोवा में हुई, ठीक है ना। उसके बाद में वाइफ लीव्स हाउस एंड शी गोज टू दिल्ली। तो अब क्या पोजीशन है, वाइफ इज रिजाइडिंग, वाइफ इज रिजाइडिंग जो कि यहाँ पर एग्रीड पर्सन है दिल्ली में, हस्बैंड इज लिविंग इन मुंबई एंड द वायलेंस वाज डोमेस्टिक वायलेंस का जो एलिगेशन है दैट हैपेंड इन गोवा। तो इन तीनों एरिया के जो मजिस्ट्रेट होंगे, मजिस्ट्रेट का अभिप्राय उन मजिस्ट्रेट से है, इन एरियाज के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर दिल्ली की बात आएगी तो एमएम हो जाएगा, मुंबई की बात आएगी तो एमएम हो जाएगा, क्योंकि मुंबई और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं। गोवा के केस में हम कहेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफ द गोवा। प्लीज लेट मी नो आपको मजिस्ट्रेट का मीनिंग समझ में आया नहीं आया। जहां जहां से क्वेश्चन बनते थे मैंने वो समझा दिया, प्रैक्टिकली समझा दिया। नाउ कम टू मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में केवल आपको इतना ध्यान रखना है, वेयर इट इज डिफाइंड सेक्शन 2J, medical facility means such facility as may be notified by the state government to be a medical facility for the purposes of this act। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेडिकल फैसिलिटी कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2J में डिफाइंड है, और नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। टू बी बस राज्य सरकार ने जिस फैसिलिटी को मेडिकल फैसिलिटी के बारे में नोटिफाई कर दिया उसको मेडिकल फैसिलिटी कहेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो 2J याद करना है। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब क्या है, सेक्शन 2 के प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन आएगा कि मॉनेटरी रिलीफ कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2K में। इसको समझ लेते हैं, इसके प्लीज सी द बोर्ड। मीन्स व्हाट, मॉनेटरी रिलीफ मीन्स व्हाट, द कंपनसेशन, कंपनसेशन विच द मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट को भी आपने डिफाइन किया ही है, मजिस्ट्रेट साहब को ध्यान है, आप लोगों को भी डिफाइन किया था अपने सेक्शन 2I में, 2I में मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम।
which the magistrate may order the respondent to pay the aggrieved person. बस यहां पर कंपनसेशन का मतलब मॉनेटरी रिलीफ का मतलब है कंपनसेशन से, बस इतना ध्यान रखिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मॉनेटरी रिलीफ मींस कंपनसेशन। कौन सा कंपनसेशन? जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है किसको? रिस्पोंडेंट को। मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे द एग्रीव्ड पर्सन। रेस्पोंडेंट को आदेश किया जाता है कि आप इतनी राशि व्यथित व्यक्ति को दें, एग्रीड पर्सन को दें। उस कंपनसेशन को हम बोलते हैं मॉनेटरी रिलीफ। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 2K में डिफाइंड है। यहीं से फिल्म से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, ये जो मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है कब दिया जाता है? at any stage during the hearing of the application seeking any relief under this act. This relief can be given at any stage of the hearing. ऐसा नहीं है कि फाइनल कंक्लूजन पर ही दिया जाए। इट कैन बी गिवन एट द इनिशियल स्टेज सर। और ये क्यों दिया जाता है? नेक्स्ट ये है, बस ये इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग to meet the expenses incurred and the losses suffered। दो चीजें हैं, इनको हाईलाइट कर लेना अलग अलग से। राइट डाउन P for prelims। इसको मैं समझाता हूं क्या है। मॉनेटरी MR लिख रहा हूं इसको। मॉनेटरी रिलीफ इज गिवन फॉर 2 पर्पसेस। नंबर 1 टू मीट द एक्सपेंसेस, नंबर 2 है फॉर द लॉस सफर्ड। देख लीजिए दो चीजें हो गई। दो कंपोनेंट होंगे। जो मॉनेटरी रिलीफ का मतलब क्या हुआ? कंपनसेशन हुआ, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द मॉनेटरी रिलीफ? दैट इज द कंपनसेशन। हु विल गिव कंपनसेशन? रेस्पोंडेंट विल कंपनसेशन। हु विल ऑर्डर? मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर। मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, या फिर कौन सा होगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। ओके लेकिन उसका जो कब दे सकता है? एट एनी स्टेज दिलवा सकता है वो। लेकिन क्यों दिलवाएगा? भैया ऐसे खर्चा हुआ है, व्यथित व्यक्ति है, एग्रीव्ड पर्सन है, पीड़ित है ये, इसका खर्चा काहे करा रहे हो? खर्चा तो उसको फटाफट चलो। तो ये हो गया टू मीट द एक्सपेंसेस हो गया इनक्योर्ड। और दूसरा क्या है? उसको जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो लॉसेस सफर्ड हुए हैं, जो उसको सफरेंस हुई है, उसके लिए उसको आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द एग्रीव्ड पर्सन के लॉसेस के लिए भी। तो ध्यान रखना, ये आपको प्लेन से पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी रिलीफ कौन कौन सी बात के लिए दिया जाएगा। ये है एक्सपेंसेस और लॉसेस सफर्ड। तो इसी को जब हम सिविल केसेस में पढ़ते हैं तो वहां पर अक्सर आता है कॉस्ट ऑफ द सूट। सूट का कॉस्ट, सूट के एक्सपेंसेस के लिए दिलवाते हैं पैसा वहां पर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो उसके एक्सपेंसेस इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि सूट तो है नहीं। बस इतना बात हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है। बस इनको मत भूलिएगा। टू मीट द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड एंड लॉसेस सफर्ड। नोटिफिकेशन कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2L में डिफाइंड है। नोटिफिकेशन मींस ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट। बस कुछ खास नहीं है, से क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ से ज्यादा। प्रेस्क्राइब्ड का भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेक्शन 2M में डिफाइंड है प्रेस्क्राइब्ड। और जब वर्ड यूज होगा प्रेस्क्राइब्ड तो इसका मतलब होगा प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। नियमों के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड। बस प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 2N। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब क्या है, कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2N में। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेंगे। और ये कौन सा ऑफिसर है? मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाईलाइट कर लीजिए, लिखिए पी। क्यों? यहां से क्वेश्चन पूछेगा हु अपॉइंट्स द प्रोटेक्शन ऑफिसर। कौन प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन से सेक्शन में करती है? सेक्शन 8 में करती है। तो अपॉइंटमेंट कहां पर है? सेक्शन 8 में है। मीनिंग कहां दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफिसर में दिया गया है। शिवी को समझ में नहीं आ रही बात? रिंकी तुम बताओ, समझ में आई बात? इतना से बात याद रखनी है। प्रभु के भजन कीजिए। ऐसे ही है प्रोटेक्शन ऑर्डर का मीनिंग। सेक्शन कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2O में डिफाइंड है। ये कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 18 में दिस इज पास्ड। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का मीनिंग सेक्शन 2O
दिस ऑर्डर इज पास अंडर सेक्शन 18, यही रट लीजिए, ऐसे कैसा हो गया काम। ये है रेजिडेंस ऑर्डर RO। RO कहाँ डिफाइंड है, 2P में ध्यान डिफाइंड है, O में था, P में ये हो गया, कहाँ पर पास, सेक्शन 19 में पास किया जाता है बस। RO 2P/19 रट लो बस, इतना काम हो गया काम। रिस्पोंडेंट को समझ लीजिए, अब रिस्पोंडेंट को अच्छी तरीके से यहां से समझने की जरूरत है आप लोगों को। हु इज द रिस्पोंडेंट? रिस्पोंडेंट का मतलब है बेसिकली जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने कंप्लेंट की है कि इसने मुझे सताया है, ही हैज कमिटेड। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। domestic violence against me, and then I be given protection, I be given compensation, I be given shelter house, shelter share household, sorry, shared household facility, whatever leaves are sought here। तो रेस्पोंडेंट वो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है ये समझ लीजिए। ये रहा, देखिए ये है हमारे फिक्शियस कलाकार हैं, कौन से हैं मान लीजिए, ये है हमारे प्रशांत सिंह, P सिंह, और ये साथ में रहते हैं किसी के, ये साथ में रहते हैं सोनिया, समथिंग सोनिया, राइट। अब नाउ सोनिया है, सोनिया इज मेकिंग एलिगेशंस, सोनिया इज मेकिंग कंप्लेंट अगेंस्ट पी सिंह ऑफ व्हाट, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्यूजेशन है इनमें। तो जब ये कंप्लेंट फाइल करेंगी तो उसका रिप्लाई किसको देना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा इन भाई साहब को, पी सिंह को, गॉट इट। और क्योंकि इनको रिप्लाई देना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, रिस्पोंडेंट हो जाएंगे। तो रिस्पोंडेंट का ये हुआ जनरल मीनिंग, समझने का तरीका। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टेक्निकली और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रिस्पोंडेंट का मीनिंग कहाँ पर डिफाइंड है, 2Q, ऐसे रख सकते हैं, Q के बाद में क्योंकि R आता है तो 2QR रिस्पोंडेंट, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, अब समझिए अच्छे तरीके से क्या है ये। हु इज द रिस्पोंडेंट, इसमें आपको दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक तो मेन बॉडी है यहाँ पर और फिर आगे मिलेगा आपको प्रोविजो। दोनों को ही पढ़ के समझ के आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो दिस इज व्हाट रिस्पोंडेंट मींस, एनी एडल्ट मेल पर्सन। प्लीज नोट डाउन and write down P for Plims here. Respondent means any adult male person, कोई भी वयस्क पुरुष। तो यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि रेस्पोंडेंट कैन बी ओनली हूम, कैन ही ओनली बी मेल, मेल पर्सन ही हो सकता है, कोई भी मेल हो और वो एडल्ट हो। लेकिन इसी को साथ में अगर आप पढ़ेंगे प्रोविजो में, इसको हल्का सा पढ़िए तेजी से रहा, aggrieved wife female ये may also file a complaint against a relative of the husband or male partner, relative। अब यहाँ पर देखिए कि aggrieved wife और female may also file a complaint against whom, a relative of the husband। तो इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ना चाह रहा हूं। देखो आपने क्या देखा पहले, इसकी जो मेन बॉडी है उन्होंने कहा रिस्पोंड, हु इज द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट इज एडल्ट मेल पर्सन, एनी एडल्ट मेल पर्सन, सही है, एनी एडल्ट मेल पर्सन हो गया। सेकेंडली क्या बता दिया, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, ऐसा समझ लीजिए, जिसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। अब ये देखिए रिलेटिव की जो टर्म है, रिलेटिव ये शब्द है, यहां पर मेल रिलेटिव नहीं है, समझ रहे हैं आप, हेयर मेल रिलेटिव नहीं है। अब ऐसे केस में मेल रिलेटिव नहीं होने की वजह से तो जो फीमेल मेंबर्स हैं वो भी रिस्पोंडेंट हो सकते हैं। तो देयर कैन बी ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जाहिर बात है एग्रीड पर्सन विल ऑलवेज ए फीमेल अगेंस्ट ए फीमेल एज वेल। सासू जी करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस, नंद करती है, तो वो भी इस घेरे में आ सकती हैं। तो इस बात को मत भूलिएगा, मैंने इतनी बात दोनों ही वर्ड्स को पिक किया है पहले इसलिए समझाने के लिए ताकि आप गलती ना करें।
एडल्ट मेल मेंबर पढ़ने से, दिमाग में बिठाने से आपके माइंड में हमेशा के लिए ये बात फिक्स हो सकती है कि जो रिस्पोंडेंट होगा वो हमेशा एडल्ट मेल मेंबर ही होगा। नहीं, if you read it along with the proviso, then you will get an idea. Even the relative of husband may be the respondent, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और रिलेटिव कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। और ये बात आपको समझ में आई नहीं, अभी पूरी तरीके से समझते हैं इसको क्या है। रिस्पोंडेंट मीन्स व्हाट, सी द बोर्ड, क्या है साहब? एनी adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person। इसको पहचानिए अच्छे तरीके से, देखिए ये एनसर्कल कर दिया। एनी एडल्ट मेल पर्सन, कोई भी वयस्क पुरुष, हु इज जो है और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन। ये समझिए, कोई भी एडल्ट मेल पर्सन जो कि वर्तमान में एग्रीव्ड पर्सन यानी कि व्यथित व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। हु इज इन, जो है, और हु हैज बीन, जो पहले रह चुका है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। समझे? तो एक तो ये व्यक्ति हुआ। अब जब मेल में कौन हुआ? फादर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, चाचा, ताऊ, दादा, ये सब लोग हो सकते हैं। कोई कन्फाइंड नहीं है कि भाई यही लोग होंगे। कोई भी मेल मेंबर हो जो साथ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा हो, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। एक बात, एक तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा हो, और साथ ही साथ क्या है, दूसरी बात क्या है, अगेंस्ट whom agreed person has sought any relief under this act। ये है खास बात इसकी, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने कोई रिलीफ मांगा हो। समझे आप? एनी रिलीफ इज सॉट अंडर दिस एक्ट। तो वो व्यक्ति कौन सा है? अब देखिए, अब इसे दो बातें हो गई, इसमें अंतर समझिए। ये व्यक्ति हैं, ये है सोनिया, ठीक, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है। ये है इसके फादर, ये है इसके चाचू, ये है इसका भाई, ये है इसके मामा, ठीक। तो दीज आर ऑल अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। adult male members, you got it, with whom she is, इनके साथ ये रहती है, और मामा के साथ she has been in domestic relationship, उनके साथ रह चुकी है। लेकिन जो कंप्लेंट फाइल कर रही है वो केवल भैया के विरुद्ध कर रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर प्लस कंप्लेंट, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में डीआर प्लस कंप्लेंट। तो रिस्पोंडेंट के मीनिंग में केवल ब्रदर काउंट होगा, बाकी के मेल मेंबर काउंट नहीं होंगे। दोनों ही एलिमेंट यहाँ पर होने जरूरी है कि नंबर 1 एडल्ट मेंबर हो, नंबर 2 डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है या रह चुका हो, और तीसरी बात उसके विरुद्ध कंप्लेंट फाइल की हो, यानी कि उसके विरुद्ध कोई रिलीफ मांगा हो कोर्ट में जाकर के, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे पैसे दिलाओ, मुझे इससे घर दिलवाओ मेरा रहने के लिए। समझे आप? कम ऑन, ये मीनिंग बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हुआ आपका रेस्पोंडेंट का मीनिंग सो फार। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर कहां बात चलेगी कि ये दिस वाज कन्फाइंड टू द एडल्ट मेल मेंबर। नो, इससे अगर आप देखेंगे आगे को, अगर हम पढ़ेंगे प्रोविजो को पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट, व्हाट प्रोवाइडेड दैट, एग्रीव्ड वाइफ यानी कि व्यथित पत्नी, पीड़ित पत्नी। और ये समझिए, इसको शायद आप जानते हो, फीमेल वाइफ नहीं है, फीमेल है, लेकिन कैसी? लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। ऐसी स्त्री जो कि विवाह के समान संबंध में रहती हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, वो ये ना, इन द नेचर ऑफ मैरिज। रिलेशनशिप कैसी? इन दी नेचर ऑफ मैरिज, जो मैरिज की तरह दिखती हो।
तो दोनों हुई, या तो वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड लिविंग इन लिविंग रिलेशनशिप, ये दोनों क्या कर सकती हैं, दे मे फाइल ए कंप्लेंट, दे मे फाइल ऑल्सो, दे मे फाइल ऑल्सो ए कंप्लेंट अगेंस्ट whom, अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के रिलेटिव या हस्बैंड नहीं है, और द रिलेटिव ऑफ मेल पार्टनर, रिलेटिव ऑफ मेल पार्टनर। तो इनका कहना यह है कि पत्नी अपने पति के रिश्तेदार के विरुद्ध भी कंप्लेंट कर सकती है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के रिलेटिव के विरुद्ध भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अब क्योंकि यहाँ शब्द आ गया है रिलेटिव, तो रिलेटिव बताओ आप में से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रिलेटिव ओनली मेल हो, या मेल फीमेल दोनों रिलेटिव हो सकते हैं आपके, है कोई शिवानी, रिलेटिव ओनली मेल है या मेल फीमेल दोनों ही है, मेल फीमेल दोनों ही होंगे सबके, मेल फीमेल, तो इट मीन्स complaint can be filed against male relative, complaint can be filed against female relative, FR, got it। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट में जो जो फाइल करेगी रेस्पोंडेंट, क्या केवल मेल व्यक्ति होना जरूरी है, नो इट इज नॉट नेसेसरी, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो यहां तक बात खत्म हुई, ये था आपका रेस्पोंडेंट का मीनिंग, यहाँ पर समझाने की जरूरत थी तो मैंने आपको समझाया, जहां जहां पर केवल हेडिंग की जरूरत होती है मैं आपको बता देता हूँ कि केवल हेडिंग से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए सर्विस प्रोवाइडर, बस वही है, सर्विस प्रोवाइडर को खास करना नहीं है, कहाँ डिफाइंड है 2R में, सर्विस प्रोवाइडर मींस एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10, वो ऐसी इकाई एंटिटी जो कि धारा 10(1) के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, बस इससे ज्यादा नहीं करना है आपने। शेयर्ड हाउस होल्ड को अब समझ लीजिए, शेयर्ड हाउस होल्ड कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2S में डिफाइंड है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, P for प्लीज लगाइए। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है, देखिए काफी ब्रॉड मीनिंग दिया गया है यहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड का, इसको हिंदी में बोलते हैं साझा गृहस्थी, ऐसा ही दिया गया मीनिंग इसमें। किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, प्रियांशी अग्रवाल, कीर्ति सिंह, कमॉन, अक्षिता, अक्षिता काफी रेगुलर हो आजकल क्लास में, क्या बात, इतना रेगुलरिटी कैसे मेंटेन कर पा रही हो। देखा, खुशी खुशी। हम्म अब समझिए क्या है, देखिए शेयर्ड हाउस होल्ड को मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें कई रिलीफ सीख कर सकते हैं, उसमें से एक रिलीफ ये भी है कि जिस घर में मैं रहती आई हूँ साथ में, जिसको हम अभी पढ़ेंगे शेयर्ड हाउस होल्ड, मुझे उससे निकाला ना जाए, जहां पर कंपनसेशन की बात आती है, मेंटेनेंस की बात आती है, वहां पर ले देकर हमारे पास अभी तक एक ही एक्ट था 125 CRPC, अगर हम पर्सनल लॉज में नहीं जाते हैं, है ना, अदरवाइज पर्सनल लॉज में आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन 125 वाज डीलिंग विद द मेनली विद द मेंटेनेंस। लेकिन वहां पर आपको कैसा कंपनसेशन मिलता था, वहां पर केवल पैसा मिलता है आपको। डोमेस्टिक वायलेंस में वन ऑफ द रिलीफ ये भी है कि जो हाउस शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आ रहा है, तो महिला ये कह सकती है कि मुझे शेयर्ड हाउस होल्ड से ना निकाला जाए, है ना, मुझे ना निकाला जाए उससे। तो इसलिए शेयर्ड हाउस होल्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, क्या जी, मुझे घर से ना निकाला जाए। अच्छा, दूसरी बात, मेरे घर में मार पिटाई ना करी जाए, इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन ऑफिसर मुझे नियुक्त कर दीजिए मेरे लिए इसमें, और पैसे नहीं देने चाहिए, कंपनसेशन, मेरे हाथ में दर्द हुआ, मेरे माइंड में दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ, मुझे उसके लिए कंपनसेशन दिलाया जाए, गॉट इट। तो मल्टीपल रिलीफ्स कैन बी सॉट अंडर दिस एक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और शेयर्ड हाउस होल्ड का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि ये इस एक रिलीफ है कि मुझे शेयर्ड हाउस होल्ड से नहीं निकाला जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
अब इसमें देखो जैसे इसके नाम में ही है, क्या है, शेयर्ड, यानी कि शेयरिंग की गई हो, और हाउस होल्ड हो, घर हो, तो क्या हो जाएगा वो, शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया। अब पढ़ लीजिए, शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स ए हाउस होल्ड, ऐसा घर, वेयर एग्रीव्ड पर्सन लिव्स इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। समझे, या तो डोमेस्टिक रिलेशन में रहती है और एट एन स्टेज हैज लिव्ड, रह चुकी है अलोंग विद द रिस्पोंडेंट, बस इतना समझिए। ऐसा घर जिसमें जो प्लेंटिव है, ये कहाँ पे आ गए हैं, तो रिंग की बात समझने की ये है कि यहाँ पर किसको रिलीफ मिलेगा, हु कैन सीक द रिलीफ, ये रहा देखिए, एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2A में डिफाइंड है। एग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमेन, बस। अब यहां पर समझ लीजिए, व्हेन यू राइट एनी वुमेन, इट मीन्स द वुमेन मे बी ऑफ एनी एज, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही और शी शुड बी माइनर, शी शुड बी मेजर, है ना। जिसको जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की प्रताड़ित की हुई है, उसको यहाँ पर मेंटेनेंस मिल सकता है। यहाँ पर ये, वहां पर मेंटेनेंस सीख करने के ग्राउंड ही दूसरे हैं, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। यहाँ पर मेंटेनेंस सीख करने के ग्राउंड वो नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा है, कंपनसेशन, मॉनेटरी रिलीफ मतलब कंपनसेशन किस बात का, एक्सपेंसेस इनक्योर्ड, और कौन सा, लॉसेस सफर्ड, जो लॉसेस हुए मेरे, तो यहाँ पर लॉसेस को रिकवरी करते हैं। यहाँ पर ये एक लड़की है बेचारी, वो जुडिशियल एग्जाम देना चाह रही थी। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा बेटा बस हम मर जाएंगे, हमारे सामने अपने हाथ पीले कर लो, ये कर लो। लड़का कह रहा है पढ़ाएगा पढ़ाएगा, अच्छे घर वाले हैं, पढ़ाई को इज्जत देंगे। कर ली लड़की ने शादी, माँ बाप खुश हो गए। लड़का जो पहले कहता पढ़ लो, अब भी कह रहा है पढ़ूंगा, हाँ पढ़ो पढ़ो, लेकिन पहले सारे घर के काम करो, ऐसा करो वैसा करो। ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो बेचारी पढ़ ही नहीं सकती, और दुनिया भर का मेंटल टॉर्चर, धीरे धीरे ओवर एज हो गई। अब देखो, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण उसको काफी लॉसेस हो गए। ये एक रीजन हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस गिव मी कंपनसेशन नाउ। और बहुत सारे हो सकते हैं, मेंटली वीक हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, यहाँ पर जो रिलीफ सीख करने का जो कारण है, जो रीजंस हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पर ये है ही नहीं, यहाँ पर दूसरी पार्टी को भी नहीं देखा जा रहा कि भाई तू मेंटेनेंस देने के काबिल भी है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस की कंपनसेशन दो, बस खत्म। डोमेस्टिक वायलेंस हुई या नहीं हुई, कंपनसेशन, दैट्स इट। तो दोनों में डिफरेंट है। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में काफी ब्रॉड है, ठीक है रिंकी। और रिंकी के द्वारा आप सब लोगों ने भी काफी समझ लिया होगा इसको अच्छे तरीके से। तो शेयर्ड हाउस होल्ड में जो का मीनिंग मैं समझा रहा था आपको, जहां से बात आ गई बीच में निकल करके, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2S। तो शेयर्ड हाउस होल्ड में क्या है, ऐसा कोई भी हाउस होल्ड जहां पर एग्रीड पर्सन, वेयर एग्री पर्सन या तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता हो या रह चुका हो, बस किसके साथ, विद द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के साथ में शेयर्ड हाउस होल्ड में रहा हो, बस वो जिस घर में रहा हो उससे मतलब है। आज भी रह सकता हो, आज भी रहता हो, या कल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले रहा था, पहले रहते थे, आज वो सिंगली रहती है। आज वो लड़की जो फीमेल है वो उस मकान में भले ही अकेले रहती हो, लेकिन कभी हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं एक साथ, बस ये है इसका मीनिंग। अब इसका तो ये तो बहुत आसान है, इससे आगे की कहानी है, ये समझना है। और यहां पर अगर आप समझेंगे तो आप करके आएंगे जुडिशरी के क्वेश्चन सॉल्व। और वो क्या है, एंड इंक्लूड सच ए हाउस होल्ड, ऐसा घर भी इसमें इंक्लूडेड होगा, वेदर, अब समझिए इनको अच्छी तरीके से राउंड कीजिए या हाईलाइट कीजिए, ओन्ड और टेनेंटेड, इस बात को समझिए। दैट हाउस होल्ड में बी ओन्ड, यानी कि मालिकाना हक भी हो सकता है, या वो टेनेंटेड भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि हाउस होल्ड इज ऑलवेज ओनरशिप वाला ही हो। अच्छा, जो ओनरशिप भी है, ओन्ड है, उसमें आगे क्या, ईदर जॉइंटली बाय द एग्रीव्ड एंड द रिस्पोंडेंट, या तो ये जॉइंट ओनरशिप हो सकती है, ठीक है, और ओन्ड और टेनेंटेड बाय ईदर ऑफ देम, या दोनों में से एक का भी हो सकता है। तो फॉर द shared household it is not necessary that the female should have any kind of interest in that, कोई उसका उसमें हित हो, कोई मालिकाना हक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी दिस इन द सोल ओनरशिप ऑफ द मेल, जो रिस्पोंडेंट है। अब रेस्पोंडेंट के जब मैं कहता हूं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा पति पर ही पहुंच जाते हो, जबकि 90% केसेस वही है ना। यहाँ पे कोई चाचा ताऊ पिताजी के खिलाफ तो रिपोर्ट लेके आती नहीं है लड़कियां, कितनी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, है ना। हमारे कस्टम में भी नहीं है ऐसा, हमारे संस्कारों में नहीं है ऐसा। पति ही है एक ऐसा प्राणी जिसे हम बार बार सोचते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना, रिस्पोंडेंट लिखा है यहाँ पे, हस्बैंड नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो ये जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, ये जॉइंट ओनरशिप भी हो सकती है, जॉइंट टेनेंसी में भी हो सकता है, या फिर ईदर ऑफ देम भी हो सकता है। हस्बैंड का अकेला का मकान हो सकता है, या फिर वाइफ का अकेले हो सकता है, पिताजी का हो सकता है, क्योंकि रिस्पोंडेंट है यहाँ पर, शेयर्ड हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि वेदर इट इज द केस ओनली ओन्ड केसेस में, नो, इट मे बी द केस ऑफ टेनेंटेड एज वेल, इट मे बी द जॉइंट अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। or it may be the by either of them. And please, for my peace of mind, write down why if you understand this। सब अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे लिखिए वाई, फटाफट लिखिए, अक्षिता मैडम, आकांक्षा, कम ऑन एवरीवन, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ गई बातें। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है ये भी देख लेते हैं। Next, in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity। ये भी आगे बात ये भी समझ लीजिए क्या क्या, देखिए इसको पढ़ लिया आप लोगों ने। इसको और मतलब इस डेफिनेशन को इतना एलेबोरेट किया गया है कि कोई कहीं से भी कोई प्रॉपर्टी जिसमें रहे हैं वो शेयर्ड हाउस होल्ड के स्कोप से बाहर ना चली जाए। अब पढ़िए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ईदर द एग्रीड पर्सन और द रिस्पोंडेंट, या तो व्यथित व्यक्ति या रिस्पोंडेंट या फिर दोनों, जॉइंटली और सिंगली हैव एनी राइट, इंटरेस्ट और इक्विटी, कोई सा ऐसा भी घर जिसमें उनका दोनों का या दोनों में से किसी एक का कोई उसमें अधिकार बनता हो, राइट हो, टाइटल हो, इंटरेस्ट हो, या इक्विटी से राइट बनता हो। ये भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, वह क्वेश्चन वहीं से आएगा जो मैं समझा चुका हूँ। और क्या आएगा, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लाइन देख लीजिए। एंड इंक्लूड सच ए हाउस होल्ड विच मे बिलोंग टू द जॉइंट फैमिली of which respondent is a member। ऐसा भी घर हो सकता है जो किसको बिलोंग करता हो, जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता हो। सही है, जॉइंट फैमिली किसकी, रिस्पोंडेंट की, ऑफ विच द रिस्पोंडेंट इज ए मेंबर। ऐसा संयुक्त परिवार जिसका रिस्पोंडेंट एक सदस्य है, उसका भी, वो हाउस होल्ड भी शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आ सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिस्पोंडेंट और एग्री पर्सन हैज एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और नॉट। भले ही उसमें उस शेयर्ड हाउस, उस हाउस होल्ड में रेस्पोंडेंट का कोई राइट, कोई टाइटल, इंटरेस्ट हो या ना हो, एग्रीव्ड पर्सन का कोई उसमें राइट, इंटरेस्ट, टाइटल हो या ना हो, क्या है सिर्फ बस विच बिलोंग टू दी जॉइंट फैमिली। ये घर किसका जी, हमारा सबका है, तो जॉइंट फैमिली क्या है, अच्छा ठीक है बेटा, शेयर्ड हाउस होल्ड है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, इसमें पति का कोई हिस्सा नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं समझाता हूँ कैसे। पति और पत्नी, इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं थोड़ा सा, है ना।
तो शशांक शेखर है एक भाई साहब, समझे, और एक है सोनिया का नाम ले लेते हैं फिलहाल। शशांक शेखर एंड सोनिया का झगड़ा है। नाउ सोनिया इज क्लेमिंग दैट शी इज सब्जेक्टेड, पारो, ध्यान आ गया, देखो, वेरी गुड, थैंक यू। तो शी इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, domestic violence. She is making allegations of domestic violence. Now she is seeking the relief that she should not be ousted by the shared household, or she should be allowed to live in the shared household. इनकी एक रिक्वेस्ट ये है कि इनको शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने दिया जाए, वहां से नहीं निकाला जाए। अब जज साहब के सामने बात चल रही है। कौन से जज साहब है? मजिस्ट्रेट है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। गॉट इट। अब वहां पर बात चल रही है कि जी जनाब मुझे इस घर से ना निकाला जाए। अब क्या कह रहे हैं शशांक शेखर कि जनाब मेरा मकान है ही नहीं, मैं इसे कैसे रख सकता हूं उसमें, ये मकान में मेरा कोई हक नहीं है, ये मकान हमारी जॉइंट फैमिली का है। कोई बात नहीं, कह रहे नहीं, समझ नहीं रहे सर आप, सर मेरा कोई इस घर से लेना देना ही नहीं है। अच्छा ये बता किसका घर है? संयुक्त परिवार का है सर। संयुक्त परिवार के तुम सदस्य हो नहीं हो? हाँ जी हूं। तो बस just because you are the respondent and you are the part of that joint family to which this household belongs, irrespective of the fact, इसको पढ़िए, irrespective of whether the respondent has any right, title or interest in this shared household, भले ही उसका कोई शेयर्ड हाउस होल्ड में कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट नहीं हो, जस्ट बिकॉज यू आर द मेंबर ऑफ दैट जॉइंट फैमिली जिसका हाउस है, इसलिए ये जो हाउस होल्ड है ये शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। इसी प्रकार से ये भी जरूरी नहीं है कि वेदर एग्रीव्ड पर्सन हैज एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी और नॉट, ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ क्या देखा जाता है, बेसिकली मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं देखा जाएगा कौन मालिक, कौन टेनेंट, कौन कुछ नहीं, सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो वहां पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रेस्पोंडेंट के साथ रही है या नहीं है। बस उसमें रहती आई है या रही है तो भैया उसका फिर वो शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया। दैट्स इट। कम ऑन, आपको बात समझ में आई या नहीं आई? हरी अप। अब इसी तरीके से आ गया 2T, कुछ खास नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए। शेल्टर होम कहाँ पर डिफाइंड है? शेल्टर होम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2T। शेल्टर होम मींस एनी शेल्टर होम, कोई सा भी शेल्टर होम हो, एज मे बी यू नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, को प्रीलिम्स लगा लीजिए, टू बी एज शेल्टर होम। किसी भी शेल्टर होम को अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इस शेल्टर होम को डोमेस्टिक वायलेंस के पर्पज से, एक्ट के पर्पज से शेल्टर होम माना जाएगा, नोटिफाई करना है, बस एक नोटिफिकेशन निकालना है, बस उसी को शेल्टर होम। कोई शेल्टर होम की अलग से कोई परिभाषा नहीं है अलग से। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, जैसे मान लीजिए शशांक शेखर के घर को नोटिफाई कर दे गवर्नमेंट ऑफ यूपी कहे, नाउ द हाउस ऑफ शशांक शेखर शैल बी कंसिडर्ड, इज नोटिफाइड टू बी दी शेल्टर होम फॉर द पर्पज ऑफ दिस, बन गया शेल्टर होम। निक्की के घर को शेल्टर होम घोषित किया जाता है, हो गया। यही चाहिए। कौन कर रहा है घोषित? सरकार कर रही है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 2 एंड हमने यहाँ पर इसके साथ पढ़ लिया है सेक्शन 3 भी। तो सेक्शन 2 पढ़ा गया और सेक्शन 3 पढ़ा गया इन ऑल डिटेल्स वेयर एवर इट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हलवा टाइप आने वाला, बहुत ज्यादा है नहीं कुछ इसमें, मीनिंग यह जो कुछ था मोटा मोटा यहाँ पर था, अच्छा था। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।